सच की आवाज़ सबीना के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ज़रूरी हो जाता है उन मुद्दों पर बात करना जिन पर पूरे देश की निगाहें टिकी होती हैं, और कई मुद्दे ऐसे भी होते हैं जिन पर भले ही देश की निगाहें ना हो लेकिन वो वक्त की ज़रूरत होती हैं, और उन पर बातचीत करना, उनको लेकर एक्सपर्ट्स का आपके सामने सही दिशा तय करना ताकि एक सही दशा में सब कुछ पहुंच सके, बेहद ज़रूरी हो जाता है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट जूही जी मौजूद हैं। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपने इतने ज़्यादा व्यस्तम कार्यक्रम से वक्त निकाल कर आप हमारे लिए यहाँ पर आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जूही जी, आज अगर मैं शुरुआत अपने पॉडकास्ट की करूं, हालांकि जब हम कानून का जिक्र करते हैं, क्योंकि आपने तो बहुत करीब से और बारीकियों से उन मामलों को देखा है, इस वक्त भले ही प्रदर्शन की स्थिति खत्म हो गई हो, जिस नीट प्रोटेस्ट का हमने जिक्र किया, पर आपको लगता है कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के जरिए हो, चाहे वो किसी भी संगठन के जरिए हो, चाहे वो कोई भी अब जेनजी की आवाज़ बनकर सामने क्यों ना आ रहा हो, कुछ नियम कायदे कानून होते हैं? जी बिल्कुल। हाँ। ये आपने बिल्कुल सही बोला कि एक प्रदर्शन जो अपने आप में ये कहता है कि आप कुछ समूह खड़ा होता है किसी की भी आवाज़ लेके। हाँ। जैसा कि हम हाल ही फिलहाल में देख पाए कि कुछ यूथ जो हैं एक आवाज़ को जेंजी में कन्वर्ट हुई और सारे जेंजी मिलके एक प्रदर्शनकारी में कन्वर्ट हुए। तो इस तरीके के प्रदर्शन को, चाहे फिर वो जेंजी की तरफ से हो, चाहे फिर वो महिलाओं की तरफ से हो, चाहे फिर वो किसी भी तरफ से हो, हाँ जी, वो एक अपने आप में नियम कायदे से गठित है। क्योंकि आप देखिए हमारा संविधान ये कहता है कि आपके पास पूरा राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच है, अपनी बात रखने के लिए। पर क्या हम इस फंडामेंटल राइट्स के आड़ में क्या हमारे पास सारी सुविधाएं हैं कि हम तो कुछ लेकिन भी कर सकते हैं? जूही जी, जब भी कोई प्रदर्शन होता है देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी राज्य में, हम आपसे जानना चाहते हैं कि बताओ, सुप्रीम कोर्ट की इतनी वरिष्ठ वकील होने के नाते आपको क्या लगता है वो कौन से नियम कायदे कानून हैं जो हर प्रदर्शन में हर प्रदर्शनकारी को अपनाने ही चाहिए, ताकि उनका प्रदर्शन जिस मजबूती के साथ उठाया गया है वो किसी भी मर्यादा को ना लांघे, उन नियम कायदे कानून को ना लांघे? जी, वायलेंस नहीं होना चाहिए। नो वायलेंस, पीसफुल प्रोटेस्ट। अगर आप कर रहे हैं किसी भी तरीके से बैठ के, आपके पास अगर उस तरीके की परमिशन है, वो वायलेंटफुल नहीं है, वो पीसफुल प्रोटेस्ट है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। आपके लिए पूरा वो फ्रीडम है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, एक प्रोटेस्ट करा जा सकता है कहीं भी बैठ के, किसी भी तरीके से पीसफुल मैनर में। अगर कोई भी प्रोटेस्ट चलता है और वो वायलेंट फ्री है, तो वो आप बिल्कुल आप उस नियम कायदे के आधार पे आप वो प्रोटेस्ट को जारी रख सकते हैं। कई प्रदर्शन ऐसे होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कई बार जो मीडिया कर्मी जा रहे हैं उनके साथ बदसलूकी होती है, उनके साथ कई बार कुछ हदें पार कर दी जाती है, उन्हें बुली किया जाता है, उन्हें परेशान यहाँ पर किया जाता है। क्या ऐसे में सामने वाले पर भी कोई ऐसी धारा लग सकती है कि वो ये समझे कि प्रदर्शन को अगर कवर करने के लिए आया जा रहा है तो आप सामने वाले को मानसिक या शारीरिक तौर पर प्रताड़ित नहीं कर सकते? जी बिल्कुल। मैं ये कहती हूँ कि औरतों को क्या, बच्चों को, आदमियों को, पुलिस वालों को, यूथ को, सबको एक दूसरे में यहाँ पे प्रताड़ना ही हुई है। किसी भी, अगर आप देखें किसी तरीके से प्रदर्शनकारी अगर वो उग्र रूप में आते हैं तो क्या उसका खामियाजा सिर्फ औरतें ही भुगतती हैं, आदमी नहीं भुगतते या बच्चे नहीं भुगतते? और रही बात औरतों की, तो मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगी, बिल्कुल कड़े कानून हैं। हमारी जो BNS जो है हमारा कहता है, भारतीय न्याय संहिता में आप सेक्शन 78 के तहत सेक्सुअल हैरेसमेंट की FIR तक दर्ज हो सकती है ऐसे लोगों पे जो औरतों के साथ बदसलूकी करते हैं। और हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर इस तरह के प्रोटेस्ट में जो एक यूथ है जो आवाज़ उठा रहा है, उसमें जेन्युइन प्रोटेस्टर्स के अलावा कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो एंटी सोशल तत्व जिन्हें कहते हैं, जो देख सकते हैं वो औरतों के साथ बदसलूकी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, आउटरेज करते हैं उनकी मोडेस्टी को। तो ऐसे केसेस में सेक्शन 78 आउटरेजिंग द मोडेस्टी, सारी धाराओं के घटित वो इस हमारे कानून में, संविधान में ये चीज़ लिखी गई है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए जो औरतों की इज्जत करना ना जाने। और स्पेसिफिकली मैं आपकी बात को रखना चाहूँगी, जो महिलाएं जो हैं, जो कैमरा के साथ चलती हैं, जो मीडिया में हैं, क्या उनकी कोई इज्जत नहीं है या उनका कोई मान सम्मान नहीं है? वो आपके साथ आपकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा रही हैं। एक मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। किसी भी प्रोटेस्ट को अगर आप उस प्रोटेस्ट को बढ़ाना चाहते हैं या उस प्रोटेस्ट की बात रखवाना चाहते हैं तो एक मीडिया प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। और अगर आप उन मीडिया की ही इज्जत नहीं करते या उस मीडिया के जो कर्मी दल हैं उनकी अगर इज्जत नहीं होगी, चाहे फिर वो औरत हो चाहे फिर वो आदमी हो, तो मुझे लगता है ये अपने आप में दंडनीय अपराध है।
कोई भी प्रदर्शन देखिए किसी खास मुद्दे को लेकर किया जाता है, अपनी मांगों को लेकर किया जाता है, जनता की आवाज़ बनकर किया जाता है ताकि जनप्रतिनिधियों के सामने उन मुद्दों को रखा जा सके। इसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, जैसा कि जूही जी आप कह चुकी हैं। लेकिन एक प्रदर्शन में किस तरह से अराजक तत्वों का हमला हो जाता है, किस तरह से उन गुंडागर्दी का जो आलम आ जाता है, उसे क्या पहचानना वाकई मुश्किल हो जाता है या आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये वो अराजक तत्व हैं जिन्हें या तो आप अपने प्रदर्शन से बाहर कर दीजिए या फिर जिनका साथ ले रहे हैं तो फिर वो प्रदर्शन नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो जेन्युइन यूथ है आज की डेट में, जेन्युइन यूथ की आवाज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा देश इस चीज़ पे बिल्कुल मानता है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है कि जो एक यूथ की आवाज़ है वो आने वाले देश के निर्भर करता है कि वो यूथ किस तरीके से अपनी बात को रख सकता है। और हमारा संविधान भी यही कहता है, क्योंकि सबका विकास सबका साथ पे हम एक ये चीज़ मानते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि वो लोग का क्या जो इन प्रोटेस्टर्स की आड़ में, इन पर्टिकुलर यूथ की आड़ में, इन एक जेन्युइन स्टूडेंट्स की आड़ में एक अराजकता फैलाते हैं, उन अराजकता को फैलाने के लिए क्या उन्हें दंड नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल पहचाने जाते हैं सबीना जी। मैं नहीं मानती कि ऐसे तत्वों को आप नहीं पहचान सकते। कई बार आप देखेंगे कि पॉलिटिकल लीडर्स का इन्हें सपोर्ट मिलता है, ऑपोजिशन का सपोर्ट मिलता है। गुंडे हमने कितने इस प्रोटेस्ट में भी देखे कि जेन्युइन स्टूडेंट्स के अलावा यहाँ पे गुंडे आए हैं, लोकल गूंस को बुलाया गया है। इनफैक्ट ये तक बात समझ में आई कि इसमें एक एंटी नेशनल स्लोगन्स तक चले गए। तो इस तरीके के लोगों को अगर मैं मानती हूँ कि अगर इस प्रोटेस्ट से हटा के रखा जाए तो आई थिंक वो बिल्कुल सामने से सच है कि ऐसे प्रोटेस्ट जो हैं बिल्कुल अराजकता फैलाने के लिए करे जाते हैं, अगर वो जेन्युइनली स्टूडेंट्स के साथ नहीं हो रहे तो। कोई प्रदर्शन जो है जी अपने किसी एक खास मकसद को लेकर शुरू होता है, लेकिन अगर उसका मंच देश विरोधी नारों से, उसका मंच किसी की धार्मिक भावना को आहत करने के लहजे से, उसका मंच इस तरह के विवादित नारों से भर जाता है, तो क्या जो उसका हिस्सा बने, जो खास उसका हिस्सा बनकर उसको आगे बढ़ाते नजर आए, उन पर कार्रवाई कानूनी तौर पर की जा सकती है? बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करी जा सकती थी और करी भी गई है। मैं आपको बोलना चाहूँगी कि कितनी एफआईआर्स इस स्टेट में और अलग स्टेट्स में भी हुई थी, बट क्योंकि हम देख सकते हैं कि अंत में इस मुद्दे को सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया और जिस तरीके से एक फैसला इन दोनों पक्षों में हुआ, सीजेपी के और सरकार के बीच में, तो उसमें ये नियम निकल कर आया कि पहली चीज़ तो ये कि ये सारी एफआईआर्स जो सरकार वापस लेंगी, यहाँ तक कि दिल्ली या दिल्ली से बाहर भी, इस पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म्स पे बात करी जाएगी जो लागू करा जाए। यहाँ तक कि सरकार ने इस चीज को भी बिल्कुल माना गया है कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे उनका इस्तीफा सरकार ने एक्सेप्ट किया। तो ये कुछ एक कंडीशंस थी जो सीजेपी की मांग को सरकार ने सराहा है और माना भी है, सिर्फ इसीलिए कि हमारी यूथ सफर ना कर सके। जो जेन्युइन प्रोटेस्टर्स हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, वो इन पर्टिकुलर ऐसे तत्वों के चक्कर में प्रोटेस्ट करते हुए अपना भविष्य ना खराब करें। इसी वजह से बहुत ज़रूरी है कि उन धाराओं के बारे में, कानून के उन नियमों के बारे में भी जाना जाए जहां पर एक महिला अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कदम रखती है, लेकिन शायद मालूम ना होने की वजह से वो ये सोचती है कि कानून उसके साथ नहीं है। लेकिन हमारे साथ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील जूही जी मौजूद हैं। जूही जी, बहुत सीधा सा सवाल है, महिलाओं को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, चाहे वो एक पत्रकार हो, चाहे वो बाकी किसी भी संस्थान में हो, अगर वो बाहर कदम रखती है और इस तरह के प्रदर्शन का जाने अनजाने में या फिर उस रास्ते के चलते हिस्सा बन जाती है जहां उसके साथ बदसलूकी होती है, ऐसे में उसका सबसे पहला कदम क्या हो सकता है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है सबीना जी, क्योंकि आपके शो के माध्यम से वो सारी औरतों को ये चीज़ जाननी चाहिए कि उनके पास क्या अधिकार हैं। कोई भी औरत कहीं भी काम करती है या कहीं घर से बाहर भी निकलती है तो उसको कोर्ट और उसको जो लॉ है हमारा प्रोटेक्ट करता है। कैसे? देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक औरत जब घर से बाहर सड़क पे निकलती है तो उसके पीछे लोग पड़ते हैं अगर, या उसको इंटरनेट पे स्टॉक करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टॉकिंग। तो हमारे संविधान में, हमारे प्रावधान में ये BNS एक्ट जो है वो कहता है स्टॉकिंग इज अ क्राइम। और अब ये स्टॉकिंग ऐड हुआ है, ये आप देखेंगे जो अमेंडमेंट आई हमारे नए क्रिमिनल लॉज में, उसमें स्टॉकिंग ऐड हुआ। देन सेकंड हम देख सकते हैं स्टॉकिंग के अलावा आप किसी की मॉडेस्टी को आउटरीच कर रहे हैं, अगर आप किसी के साथ गलत जस्टिस पास कर रहे हैं, अगर मैं आपके साथ बैठ के आपको गलत जस्टिस से देख रही हूँ, एक पुरुष हूँ, तो आप मेरे अगेंस्ट एक आउटरीचिंग द मॉडेस्टी का भी प्रावधान लगा सकते हैं। उसी के अलावा अगर आपके साथ मैं गलत करती हूँ, सिर्फ इशारे ही नहीं,
अगर आपके साथ मैं गलत कर रही हूँ तो मैं सेक्सुअल हैरेसमेंट में भी के अंतर्गत भी मैं मेरे पे क्राइम दर्ज हो सकता है। तो देखिए बहुत सी धाराएं हैं और एक छोटी छोटी चीज़ों को बड़े अच्छे से इस क्रिमिनल लॉ ने एक एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर सिर्फ स्टॉकिंग है तो ये नहीं कि पहले क्या होता था कि अगर आपके पीछे कोई छेड़ रहा है या आपको कोई पीछे से फॉलो कर रहा है तो आपके पास एक स्पेसिफिक लॉ ही नहीं था उस चीज़ के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसी सवाल पर आने वाली हूं मैं। स्टॉकिंग के ऊपर आप उसके लिए अगेंस्ट एफआईआर करा सकते हैं, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी के ऊपर एफआईआर करा सकते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट का प्रावधान हमारे कानून में बना हुआ है जो कि आप अगर काम कर रहे हैं किसी भी जगह पे जहां पे औरतों की सुरक्षा देखी जाए, उनको सेक्सुअली हैरेस ना करा जाए एम्प्लॉयर्स के थ्रू, एम्प्लॉयज के थ्रू, तो इस तरीके के प्रावधान जो हैं वो औरतों को सुरक्षित रखते हैं। बट फिर भी सबीना जी मैं आपसे एक सवाल उठाना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि औरतें आवाज उठाती हैं? ये सवाल एक ऐसा सवाल है जिसमें मुझे लगता है कि कई ऐसे जवाब आ जाते हैं जिनकी वजह से औरतें बहुत बार, कई बार भी नहीं, बहुत बार आवाज़ नहीं उठाती हैं। जूही जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है। हम प्रदर्शन से अब हट जाते हैं प्रदर्शन पर, लेकिन आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बेहतरीन जानकारी जो मेरे ख्याल से हर किसी पर पहुंचनी चाहिए। एक लड़की, एक महिला जब घर से बाहर निकलती है तो उससे लगता है कि अगर कोई उसके साथ में छेड़खानी कर रहा है, कोई उसके साथ में बदतमीजी कर रहा है, तो वो देखती है कि वो किस हद तक कर रहा है। पर क्या एक महिला को, देश की हर एक बेटी को मालूम होना चाहिए कि अगर वो आपको सीटी भी मारता है, अगर आपको आंख भी मारता है, अगर वो आपको गलती से ही सही लेकिन जानबूझकर टक्कर मार देता है, तो ये भी, इसके तहत भी सजा का प्रावधान है। शायद इसको जाने देना एक बड़ी वारदात को अंजाम दे देता है। बिल्कुल, यही आपके व्यूअर्स को समझना जरूरी है कि हमारे देश में आपको आवाज उठाना जरूरी है। कानून बना है हमारे लिए, कानून का कोर्ट बनी है हमारे लिए, लेकिन क्या हम उसका सही उपयोग कर रहे हैं? देखिए आज की डेट में अगर आपके साथ कुछ गलत होता है और आप उसको उठ के रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपके लिए अलग से कोई सामने से आके आपके लिए एफआईआर दर्ज नहीं होगी जब तक आप नहीं अपनी बात रखेंगे। और अगर आप अपनी बात रखती हैं तो ज़रूर कानून आपकी मदद करेगा। मैं आपको बताना चाहूँगी 112 नंबर है जो हमेशा 24/7 अवेलेबल है औरतों के लिए। अगर आपको लगता है किसी भी मोड़ पे अगर आपको कोई छेड़ रहा है या आपको इनफैक्ट साइबर में भी अगर आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं सबीना जी आज की डेट में सिर्फ औरतों को प्रॉब्लम फिजिकली नहीं है, वर्चुअल वर्ल्ड में भी है। जो हमारा वर्चुअल वर्ल्ड है जहाँ पे हम डेली की लाइफ में हम एक्सेस करते हैं, वहाँ से भी हमें प्रॉब्लम्स देखते हैं। हम देखते देखते हमारे मोबाइल पे कोई ऐसा मैसेज आ जाता है जो शायद हमारे को बहुत आपत्तिजनक हो, जिसको हम पढ़ना नहीं चाहें, जो न्यूड मैसेजेस होते हैं। क्या उस पर भी कोई क्राइम नहीं है? बिल्कुल क्राइम है। आप उस पर भी रिपोर्ट करिए, उस पर भी साइबर क्राइम में। आपको लगता है कि हमारे देश का कानून बदलते वक्त के साथ और ज्यादा मजबूत होता चला गया, लेकिन जमीनी स्तर पर वो नजर नहीं आया है? ये मैं इसलिए कह रही हूँ जूही जी क्योंकि ऐसे बहुत से मामले हैं जहां पर एक लड़की, एक महिला बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है जब कोई लगातार उसे घूरता रहता है। मैं कह रही हूँ वो बस से सफ़र करती है या मेट्रो से सफ़र करती है और लगातार कोई उसे घूर रहा है, एक दिन नहीं रोज़ाना घूर रहा है और वो उसका एक हिस्सा बन गया है। अगर वो उसे लेकर किसी पुलिस के पास या कहीं पर जाती है तो लोगों को लगता है घूरने वाली तो बात है, क्योंकि सामने वाला इस बात को डिनाई कर सकता है। पर आपको लगता है उतना ही सख्त जितना कानून हो उतनी ही सख्ती भरा कदम भी उठाना चाहिए? क्योंकि घूरना भी लगातार किसी को, एक महिला को, तो खासतौर से अपराध है। इसमें काफ़ी कुछ हम देख रहे हैं बदलाव हुआ है, क्योंकि आप देखिए अगर किसी भी तरीके से महिला को अगर कोई भी शिकायत है, चाहे फिर वो घूरने की हो, चाहे फिर वो प्रताड़ना की हो, फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट की हो, असॉल्ट की हो, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब जो नया कानून है वो बिल्कुल भी इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करता। कैसे? आप फौरन रिपोर्ट करिए, 24 घंटे के अंदर आपकी एफआईआर दर्ज होगी। यहाँ तक कि आप 0 एफआईआर करा सकते हैं। मतलब ये भी करवाया जा सकता है कि हम रास्ते में और लगातार कोई यहाँ से, ये इंसान जो है वो मुझे रोज घूरता है, मुझे शक है कि आने वाले दिन में कुछ ऐसा हो सकता है हमारे साथ में। और यही नहीं, अगर आपको घूरा दिल्ली में और आप रहे गाजियाबाद रही हैं तो आप गाजियाबाद से भी कंप्लेंट करा सकते हैं। और यही नहीं, ये भी बहुत जरूरी है कि अब आपको महिला पुलिसकर्मी ही मिलेंगी जो आपका बयान लेंगी। यहाँ तक कि अब आपको जो आपकी एफआईआर दर्ज होने के बाद अगर मजिस्ट्रेट भी आपके सामने जो पेश होंगे, आप जिनके आगे अपनी एक गवाही देंगे, स्टेटमेंट दर्ज कराएंगे, वो भी महिला ही होंगी। तो अब कहीं ना कहीं आप फोन पे, आप ऑनलाइन एफआईआर तक दर्ज करा सकते हैं। ये सारा ये नया जो कानून है ये हमें वो एक राइट्स देता है। और ये एक पावर देता है कि एक औरत अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी आवाज़ उठा सके, वो बहुत ज़रूरी है।
किसी महिला के सामने अगर कोई ऐसा पुरुष जो बेहद अमर्यादित हो, अगर वो अश्लील हरकत कर रहा है, तो क्या उस पर भी केस दर्ज किया जा सकता है? महिला कंप्लेन कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। क्योंकि क्या पता सामने वाला ये कहे ये तो मैं तुम्हारे लिए कर ही नहीं रहा हूँ, ये तो मेरी जिंदगी है, मेरी स्वतंत्रता है, मैं कपड़े खोलूं ना खोलूं, मेरी मर्जी है। मैं बोलना चाहूंगी सबीना जी, उसे आउटरेजिंग द वुमेन्स मॉडेस्टी कहते हैं। अच्छा, हमारे कानूनी भाषा में सब महिलाओं को सुनना चाहिए, जानना चाहिए। पूरे ये इस पे एक धारा 79 धारा है। अच्छा। जो ये कहती है स्टॉकिंग भी अगर आप पे हो रही है या आप पे आउटरेज कर रही हैं आप किसी की मोडेस्टी, तो कहीं ना कहीं आप उस धारा के अंतर्गत आते हैं। इसमें ये भी आता है जूही जी, क्योंकि कई बार क्या होता है, खासतौर से अगर हम क्योंकि उस दौर से गुजरे हुए हैं, अगर आपको देखकर कोई पुरुष अपने बटन्स खोलने की कोशिश कर रहा है, अपनी जीन्स खोलने की कोशिश कर रहा है या कुछ ऐसी हरकतें अपनी हाथों से कर रहा है, तो या तो दो ऑप्शन है, एक तो या तो लड़की बिल्कुल अपना मुंह फेर ले, या फिर क्या उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है कि ये क्या कर रहा है। आप कब तक मुंह फेरेंगे? हाँ, बात जो ये है कि अमूमन हम फेरा कब जाता तक है। एक बार आप फेरेंगे, आप थोड़े और बड़े होंगे, फिर आपको कोई एक ऐसा इंसान टकराएगा, आप हो सकता है फिर नज़रअंदाज करें। इसी पे बड़ी अच्छी हम देखते हैं आजकल, हम बड़ी अच्छी पिक्चरें बनती हैं जो ये दिखाती हैं कि आप औरतों को आवाज़ उठानी चाहिए। अभी हाल फिलहाल में हम देख सकते हैं औरत जो शादी के बाद भी इस सब चीज़ों से परेशान है और एक घर में उसके साथ गलत हो रहा है, उसके बाद भी जो आप देख सकते हैं, चिरैया मूवी बड़ी अच्छी आई, हम देख पाए, और Z5 पे भी बहुत अच्छी मूवी आई थी, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, बट ये पिक्चर इसीलिए बन रही है कि आम औरत को ये चीज़ बताया जा सके कि अब आपके साथ कानून खड़ा है, अब आपके साथ पुलिस खड़ी है, ठीक, सिर्फ सब्र, वक्त है तो आपकी आवाज़ उठाने का, जो आप नहीं उठाते। और मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आप आवाज़ उठा रहे हैं तो आप अकेले अपने लिए नहीं, अपनी उन औरतों के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं जो शायद कभी नहीं उठा पाई, बिल्कुल, या कभी उठा सकती थी। और इससे भी बड़ी बात देखिए क्या है कि इन दिनों एक आवाज़ ये भी उठी है कि पुरुष भी सुरक्षित नहीं है उन महिलाओं से, या तो जो किसी भी कीमत पर तैयार हो जाती है अपने ही होने वाले जीवन साथी को, या जो उसके साथ जीवन साथी है उसे मारने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। वाकई आपकी कानूनी सोच क्या कहती है? एक पुरुष कब उस महिला के खिलाफ ये कह सकता है कि मुझे शक हो रहा है? क्योंकि आधे से ज़्यादा समाज तो उस पुरुष का मजाक उड़ा देता है, अरे यार तू बीवी से डर गया, तू अपनी होने वाली बीवी से डर गया, पर क्या पता वो वाकई अंदर से प्रताड़ित हो रहा हो, क्या उसको भी आवाज़ उठानी चाहिए? देखिए, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर औरत प्रताड़ित होती है तो क्या आदमी प्रताड़ित नहीं होता? बिल्कुल होता है। हमारे पास ऐसे कितने केसेस आते हैं। अभी हाल फिलहाल में मेरे पास एक ऐसा केस आया जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अच्छा। आप हैरान होंगे उसकी बात सुन के कि उसने बच्चे ने प्रीलिम्स क्लियर किया, लेकिन मेन से पहले वो नहीं बैठ पाया अपने एग्जाम में, सिर्फ रीज़न कि उसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगता है। और वो केस क्यों लगता है? क्योंकि जो औरत है उसने उसको प्रपोज किया और इस लड़के ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, तो वहाँ फीमेल ईगो, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फीमेल ईगो के चलते उसने उस लड़की ने उसके ऊपर एक फॉल्स कंप्लेंट दर्ज कराई। मेरा ये कहना है कि बिल्कुल आदमियों के लिए भी ऐसे लॉज होने चाहिए जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और अभी हम देख सकते हैं जिस तरीके से बदलता भारत हम देख रहे हैं, तो अभी हाल फिलहाल में ही पार्लियामेंट में मेंस राइट का भी बिल पेश हुआ है। तो हम देख सकते हैं आने वाले समय में वो समय दूर नहीं जब और आदमियों के लिए भी आवाज़ उठ सकेगी। अभी क्योंकि हमारे पास एक स्पेसिफिक स्टैट्यूट नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद ये भी इसके पीछे की वजह है कि भाई औरतों के लिए तो वो पावरफुल कानून कायदे नियम हैं जिनको सुना जाता है या जिनको सुनना भी चाहिए, लेकिन कई बार जो गलत हाथों में चला जाता है। लेकिन जूही जी, आपको लगता है कि क्योंकि मैं कुछ दिनों से या काफ़ी टाइम से कुछ खबरें यहाँ पर पढ़ रही थी, कुछ मामले ऐसे भी हमने पढ़े हैं, देखे हैं, जिनमें हमने वो वीडियोस देखे जिनमें एक पति कहता है कि मैं पिछले 1 साल से अपनी पत्नी से अलग रह रहा हूँ, मैं घर का काम भी करता था, बावजूद उसके मैं उसके भी सारे काम कर देता था, जितनी कोशिश होती थी अपनी जिम्मेदारी निभाता था, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे फिर भी झूठे मामलों में फंसा दिया, मेरे परिवार मुझे धमकी यहाँ पर दी और फिर वो फंदे से लटक कर अपनी जान दे देता है। करेक्ट। ये ऑप्शन क्यों पहुँच गया एक शख्स? क्यों उसने दम तोड़ दिया? क्या इस डर से कि मेरे पास तो ऐसा कोई कानूनी जरिया है ही नहीं, या फिर मेरी सुनी ही नहीं जाएगी? ये कमी नहीं है क्या? बहुत बड़ी कमी है। और हम देख सकते हैं हाल फिलहाल में जो सबसे ज़्यादा दर्दनाक जो था अतुल सुभाष जी का केस, हम देख सकते हैं उन्होंने एक इतनी बड़ी वीडियो बना के, उसके बाद भी बहुत सारे आए। इनफैक्ट हमारे जो दिल्ली के एक जज रहे हैं उन्होंने भी एक ऐसा कदम उठाना पड़ा। मेरा ये मानना है कि
वो लोग इसलिए परेशान है क्योंकि उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। दिक्कत यह है कि उनकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँची जो अपनी आवाज़ बता सकते थे। पर मैं ये फिर बोलूँगी कि कानून आपके साथ है। आप ऐसा कदम उठाने से पहले प्लीज़ बिल्कुल अपने सही। सही लीगल एडवाइस लें, क्योंकि लोगों को सही टाइम पे सही लीगल एडवाइस नहीं मिलती सबीना जी, या सही टाइम पे फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, इसीलिए शायद कोई भी और औरत ये या डर कोई भी भी है, आदमी। देखिए जूही जी, डर ये भी रहता है सामने एक घर संभाल रहे शख्स को कि अगर मुझे जेल हो गई, मेरे माता पिता को जेल हो गई, मेरे भाई बंधुओं को, मेरे परिजनों को जेल हो गई, तो क्या समाज के सामने हम किस किस हक से उठ पाएंगे, या जब यही झेलना है तो चलिए मैं अपने जीवन को ख़त्म कर लेता हूँ। हालांकि ये बिल्कुल गलत सोच है, पर आपको लगता है अभी कानून को उस बराबरी के दायरे में आना बाकी है? देखिए, कानून काफ़ी हद तक, हमारे जजेस बहुत सेंसिटाइज हैं। एक अरनेश कुमार का जजमेंट है जो अपने आप में ये कहता है कि कोई भी इस तरीके के जो ये पारिवारिक झगड़े हैं, पारिवारिक एफआईआर्स हैं, उन पे हस्बैंड्स की फैमिली या हस्बैंड को इमीडिएट अरेस्ट नहीं होगा। ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ सही तरीके से एडवाइस करी जाएगी तो शायद आप जो हैं उसी तरीके से उसको लेंगे और उसको इतनी अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा उसको गंभीर नहीं बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर कोर्ट इस तरीके की जजमेंट पास करता है तो वो वहाँ पे एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है उस परिवार के लिए भी जो ये कहता है। और हाल फिलहाल में ही दिल्ली हाई कोर्ट से एक ये जजमेंट आया है कि जनरली जो 354 का जो टूल होता है, जो कहते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट, जो आउटरेजिंग मोडेस्टी, जनरली जो औरतें परिवार पे लगाती हैं, आदमियों के परिवार पे, वो ज़्यादातर इसीलिए लगाती है कि जिससे उन्हें सेटलमेंट पे मजबूर करा जा सके। बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं है। फिर भी आपके व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगी कि आप लोगों को सही कानूनी सेवा लेना ज़रूरी है, सही कानूनी दिशा पे जाना ज़रूरी है। सही तरीके से अगर आपको परिवार का सपोर्ट मिलता है, और अब तो कितने हम देख सकते हैं मेन सेल बने हुए हैं। हाँ जी। लेकिन जहाँ अगर पे- जूही जी, अगर एक पुरुष अपनी आवाज़ उठाता है अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ, चाहे वो एक महिला ही क्यों ना कर रही हो, एक महिला आवाज़ उठाती है एक पुरुष के खिलाफ कि उस पर ये अत्याचार हो रहा है, पर अगर जहाँ पर वो कंप्लेन लिखाती है वहाँ से उसे साठगांठ करने के लिए कहा जाता है, या वहाँ से उसे वो हक नहीं मिल पाता है कि वो इस केस को और ज़्यादा आगे बढ़ा सके, तो क्या उन पर भी, क्या कानून के उन रक्षकों पर भी जो वक्त पर मदद कर दें तो शायद ये मामले सामने हो ही ना, उन पर भी केस किया जा सकता है, उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई जा सकती है? देखिए सबीना जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैं बोलूँगी क्योंकि किसी भी केस को सही अंजाम तक या सही डिसीजन तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही माध्यम है, वो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन। अगर इन्वेस्टिगेशन सही समय पे सही तरीके से हुई हुई है तो आप किसी भी अपराधी को उसको सजा दिलवा सकते हैं जी। अगर इन्वेस्टिगेशन में फ्लॉज हैं और इन्वेस्टिगेशन को सही तरीके से पुलिस कर्मियों ने नहीं करा है तो वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं आगे जाके ऐसे अपराधी छूट जाते हैं, बाइज्जत बरी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कोई एविडेंस नहीं मिलता, बिल्कुल सही आपको कह रही कोई, आप देखिए ना जो हाल फिलहाल में हम सिया का केस देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ उसमें जी। क्या दिक्कत है? आज पुलिस तरीके से लगी हुई है किसी तरह एविडेंस बटोरने में, लेकिन ऐसे तथ्यों को, ऐसे जो मानसिक अपराधी होते हैं, मैं तो यही बोलूंगी, जो इतने तरीके के हैवानियत पे उतर जाते हैं, ये लोग कोई सबूत छोड़ते ही नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा जो कानून है वो अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं हो तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे चलते हैं, टेस्टिमनीज पे चलते हैं, तो उस बेसिस पे ऐसे लोगों को भी अब सजा दिलाई जा सकती है। ये मुमकिन है, ये बिल्कुल, अच्छे से बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन मुमकिन मुझे लगता है कि जब सच की लड़ाई इंसान लड़ता है तो उसको मेरे ख्याल से उतना सब्र और धैर्य भी रखना पड़ता है, क्योंकि यही जो है वो टूट जाता है, क्योंकि ये सिस्टम है और सिस्टम में कई बार इस तरह की खामियां सामने आ जाती है कि हमारा मनोबल टूट जाता है, उसी को आप कह रही है बनाए रखना। एक बार फिर से हम उस प्रदर्शन की तरफ आते हैं जिसने एकदम से बहुत बड़ा बवाल मचाया, लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए मेरा ये सवाल आपसे है, किसी भी प्रदर्शन में शामिल होने से पहले एक जिम्मेदार नागरिक को, एक छात्र को, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, क्या बातें ध्यान में रखी जाएं कि भाई मैं इस प्रदर्शन में शामिल होने जा रहा हूं, मैं भी आवाज़ बनने जा रहा हूं, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं और कौन से नियम कायदे कानून उसे पता होने चाहिए जूही जी, ताकि बाद में ना हो हमें तो ये मालूम ही नहीं था। देखिए, सबसे पहला कानून जो ये कहता है कि आपको कोई भी प्रोटेस्ट अगर करना है तो आपको वो पीसफुल इन नेचर होना चाहिए। संविधान सब कुछ यही समझाता है कि आपको प्रोटेस्ट, अगर आपका राइट है,
फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर आपकी राइट है, तो वहीं पे वो प्रोटेस्ट वायलेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा। सबसे पहले वो प्रोटेस्ट बहुत पीसफुल होना चाहिए। दूसरा, उसको उग्रता में, वायलेंस में नहीं रखना चाहिए। तीसरा, उस प्रोटेस्ट का जो तरीका है कि आप लेके 4 लोगों को इकट्ठा करके, अगर वहाँ पे आपको पता है कि ये प्रोटेस्ट जो है बहुत आराम से बैठ के कर रहा है और अपराजिता तत्व इसमें मिल रहे हैं, तो आप उसको उसमें मिलके ना मिलके उल्टा आप कानून का ध्यान रखें और उस चीज़ को बढ़ावा ना दें। तो ये अपने आप में हर एक बच्चे के लिए, हर एक इंसान के लिए ये दिमाग में ये चीज़ बैठनी चाहिए कि अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, भले ही आप सही के लिए कर रहे हैं, बट आपको वायलेंट नहीं होना है। वायलेंस अगर आप करेंगे तो वो प्रोटेस्ट नहीं रह जाएगा, फिर वो एक कानूनी अपराध है। और जो प्रदर्शन के बीच में कई बार हम ऐसे स्टेटमेंट भी देखते हैं जो इस प्रदर्शन का हिस्सा होते हैं, जो काफ़ी भ्रामक जानकारियों के हिसाब से होते हैं। बिल्कुल। और साथ ही साथ उस गाली गलौच, उस बदजुबानी के साथ में आते हैं जो आपके ही देश में किसी प्रतिष्ठित पद पर बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है जी, अगर वो हम कैमरे देख में कैद सकते हो हैं। जाए? जी, हम देख सकते हैं कि आजकल हम देख रहे हैं उसी कितनी वीडियोस वायरल हो रही है उस प्रोटेस्ट से, जो निकल कर अब आ रही है कि कुछ यूथ जो हैं, कुछ मे बी वो जेन्युइन प्रोटेस्टर्स होंगे, मैं ये नहीं कह रही, पर क्या उन्हें ये वाकई में शोभा देता है? चलो शोभा भी नहीं, क्या वो लीगली ये सही कर रहे हैं कि आप किसी को डिफेम करें, खड़े होके माइक पे पब्लिकली और गंदा बोले, अश्लील बोले, भद्दा बोले? तो ये अपने आप में एक सीमा है जो हर प्रोटेस्टर्स को याद रखनी चाहिए कि वो किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहा है उस प्रोटेस्ट में, क्या स्लोगन्स यूज कर रहा है। इट शुड नॉट बी एंटी नेशनल, इट शुड नॉट बी एंटी रिलीजन, इट शुड नॉट बी काइंड ऑफ प्रोटेस्ट कि एंटी वुमेन हो या एंटी पर्टिकुलर किसी जेंडर के हों, कास्ट बायस नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें एक प्रोटेस्टर्स को ध्यान रखनी चाहिए कि वो वायलेंट ना हो, वो एक तरीके से और जो शामिल हो रहे हैं पीसफुल हो, उसमें। बिल्कुल पीसफुल हो, वायलेंस नहीं होना चाहिए, एंटी नेशनल नहीं होना चाहिए, एंटी वुमेन नहीं होना चाहिए, एंटी जेंडर नहीं होना चाहिए। इस तरीके के स्लोगन्स को और किसी तरह से डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए। किसी भी आप मुद्दे को अगर उठा रहे हैं, अगर आपको बेशक किसी का रेजिग्नेशन भी चाहिए, पर आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उस इंसान के लिए एक भद्दी लैंग्वेज यूज करें। उस चीज को अगर उपद्र भाषा अगर आप यूज करते हैं तो ऑब्वियसली आपके अगेंस्ट एफआईआर बिल्कुल होगी, और आप उस एफआईआर की वजह से आप वो कानूनी सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ेगी जो आपको झेलनी चाहिए। जी बिल्कुल। जिस अभद्र भाषा का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, एक तो हम ये समझ गए कि किसी भी प्रदर्शन का हिस्सा अगर कोई भी नागरिक बनना चाहता है, कोई भी छात्र बनना चाहता है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, कोई भी, उस प्रोटेस्ट में जाने से पहले या फिर जाने के बाद उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना हो, कोई ऐसी अराजक तत्व ना हो, कोई हिंसा नहीं उसमें होनी चाहिए। Correct. कुछ एक दो बातें जो आप कहें कि अगर कोई भी उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने जा रहा है, हक है क्योंकि वो उसका जा सकता है, लेकिन ये 2 बातें और ध्यान में रखिएगा। अगर आपकी आंखों के सामने ये हो रहा है तो फौरन उस प्रोटेस्ट से कन्नी काट लीजिएगा। देखिए, अगर आपके सामने दिख रहा है कि आप उस प्रोटेस्ट में आप महिलाओं को सामने से गलत होते हुए उन महिलाओं के साथ देख रहे हैं, आप उस महिलाओं की बेइज्जती होते हुए देख रहे हैं, उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हुए देखते हैं, उनकी मोडेस्टी आउटरेज होते हुए देखते हैं, तो ऑब्वियसली आपको इमीडिएटली आवाज उठानी चाहिए, पहली। दूसरा, अगर आप उस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट में देख सकते हैं कि वो प्रोटेस्ट टूवर्ड्स एंटी नेशनल हो रहा है, सबसे पहले हमारा एक धर्म है कि हम एक भारतीय हैं, सबसे पहले एक प्रोटेस्टर्स का धर्म है कि वो अपने भारत के लिए सोचे, सिवाय इसके कि वो अपने लिए सोचे। तो कोई भी प्रोटेस्ट अगर वो एंटी नेशनल का रूप लेता है, तो मुझे नहीं लगता उस प्रोटेस्ट का जो भी एक मोड है या जो भी एक उसका वजह है, वो वजह वहीं के वहीं खत्म हो जाती है। वो वजह की कोई वैल्यू नहीं रह जाती अगर आप उस प्रोटेस्ट को एंटी इंडिया बनाते हैं, एंटी नेशनल बनाते हैं। तो ये 2 बातें जरूर इंसान को ध्यान में रखनी चाहिए। हर प्रोटेस्ट के लिए बिल्कुल। कोई भी प्रोटेस्ट हमारे देश से बड़ा नहीं है, कोई भी आवाज हमारे देश से बड़ी नहीं है, कोई भी नियम कानून हमारे देश से बड़े नहीं है, कोई भी आप ना कानून अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये दिमाग में रखते हुए फॉलो करना पड़ेगा कि हमारा सबसे पहला हमारा जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज भी पहले आती है फंडामेंटल राइट से पहले। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे ये कहते हैं कि हमें एक तरीके से समाज में जीना, एक नियम कानून से समाज में जीना है, और ना ही हमें उस ड्यूटीज को भूलते हुए सिर्फ अपनी राइट्स की बात करनी है। तो ड्यूटीज ऑल्सो कम फर्स्ट बिफोर द राइट्स। जूही जी, अब ये आखिरी सवाल जिसका जवाब पूरा देश आपसे जानना चाहता होगा, और मैं चाहूँगी कि सच की आवाज़ सबीना के ज़रिए आप पूरे देश तक ये ज़रूर बताएं कि अब आगे क्या, ताकि कोई भी पेपर लीक करने से पहले, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से पहले करोड़ों बार सोचे और फिर भी वो
इस घबराहट में और इस खौफ में आए कि ये किया तो ये हो सकता है? ये अपने आप में एक बहुत अहम प्रश्न है और ये सब उन लोगों को सुनना चाहिए जो ये चीज़ सोचते हैं कि क्या होता है लीक करने से, सज़ा कुछ साल होगी, छूट कर बाहर आएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा सबीना जी। हम देख सकते हैं बहुत ही जल्द हम वो कानून बनता देख रहे हैं जहाँ पे ये इस तरीके के पेपर लीक मामले में एक स्पेसिफिक टास्क बनेगी एनटीए जो जिसको हम जिक्र कर रहे हैं, और साथ ही में बहुत ही रिफॉर्म्स हम आते हुए देख रहे हैं इस पर्टिकुलर पेपर लीक के मामलों की वजह से। और साथ ही में मैं बताना चाहूंगी आपके व्यूअर्स को कि 10 साल की सजा है, 10 साल की सजा, साथ ही में 10 करोड़ का जुर्माना उन सभी लोगों पे लगेगा जो इस तरीके के पेपर लीक शामिल में अगर अपराधी पाए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है कि इस तरीके के मामले में 10 साल तक की सजा देना, 10 साल बहुत बड़ी बात है। और इस तरीके की जो 10 साल की सजा होती है ना, उनमें बेल भी नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बिल्कुल बेल नहीं, इमीडिएट अरेस्ट है। ऐसे लोगों को इमीडिएट अरेस्ट करा जाएगा और इमीडिएट उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और यही नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी। ये नहीं कि अगर आज आपके ऊपर ये एफआईआर हुई है तो आपको सजा 10 साल बाद सुनाई जाएगी। ये मामले अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे। बड़ी गंभीरता है, ये एक बहुत बड़ी पहल है और ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है जो हम देख सकते हैं सरकार की तरफ से, कि जिससे उन सभी युवाओं को एक शांति मिलेगी जो इस वजह से बेचारे अपनी जान गंवा चुके हैं, और साथ ही में उन युवाओं को एक हिम्मत मिलेगी जो इस तरीके के पेपर लीक के मामलों से बड़ी तरीके से परेशान होकर जूझ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये एक अपने आप में बहुत बड़ा रिफॉर्म है और वो दिन दूर नहीं जब हम जीरो टॉलरेंस की बात रखेंगे देश में, जहाँ पे एक भी पेपर लीक नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जूही जी। मुझे लगता है कि कुछ पॉडकास्ट ना बड़े इन्फॉर्मेटिव होते हैं और वो हर जन तक पहुंचने ज़रूरी होते हैं, और आपका पॉडकास्ट भी पहुंचे, लोग इस चीज़ को समझें, क्योंकि हम अधिकारों की बात करते हैं, हम कर्तव्य की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अलर्ट मोड पर रहकर अपने देश की सुरक्षा में, देश के विकास में, कामयाबी में हिस्सेदारी कर सकते हैं, वो आपने यहाँ पर समझाया है। बहुत बहुत शुक्रिया जूही जी।